हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट पार्ट डीएनए का अच्छे से डिस्कस किया था, तो आज मैं न्यूक्लिक एसिड का सेकंड पार्ट आरएनए का अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट अच्छे से डिस्कस करते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है और नाइट्रोजनी क्षार के अंतर्गत इसमें थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता था, जो 4 नाइट्रोजनी क्षार थे वो क्या थे, एडिनिन, ग्वानिन और प्राइमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन एवं थायमिन आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। राइबोसोम निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पे आरएनए यानी राइबोज आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इस प्रकार का आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सेलुलर आरएनए का 80% पाया जाता है। यह राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है, जिसे आप ध्यान रखें। और इसमें जो सेकंड लिया है मैंने, वह है आपका मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं। यह सेलुलर आरएनए का 3 से 5% तक होता है। इसका जो संश्लेषण है वो किससे होता है, डीएनए से होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से होता है। यह डीएनए के आदेश पर क्या करता है, एमिनो अम्ल का निश्चित क्रम बनाता है। क्या बनाता है, एमिनो अम्ल का निश्चित क्रम बनाता है। और जैकोब एंड मोनोड ने 1961 में इसे क्या कहा, मैसेंजर आरएनए कहा था। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। वह है आपका ट्रांसफ़र आरएनए यानी टीआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। और वृत्ताकार डीएनए का कितना % भाग है, 10 से 20% पाया जाता है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। वह है आपका HNRNA यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। यह केवल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल को मैं अभी डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप अभी केवल इतना ही ध्यान रखें कि यह केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्या, HNRNA यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब हम डीएनए आरएनए में डिफरेंस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने डीएनए आरएनए के 2 कॉलम बना लिए हैं। तो जो डीएनए में सबसे पहला पॉइंट है वह इस प्रकार है, यह प्राय सभी जीवों यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, यह कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए तो सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो आरएनए है वो कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो आपका यह है, यह सामान्यतः डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यानी जो डीएनए है वो द्विकुंडलित होता है, और जबकि वह आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक कुंडलित होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, और नंबर जो 4 पॉइंट है आपका वह इस प्रकार है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, और जबकि आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें जो थायमिन है, थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके फलस्वरूप नए डीएनए का निर्माण होता है, और आरएनए में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है,
डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है और यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाई जाती है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब मैंने यहाँ एक नोट लिया है जिसे आप ध्यान रखें। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए खाली वो होता है ट्रांसलेशन प्रोटीन, जिसे आप ध्यान रखें। काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए यह चारों पॉइंट हैं, जिसे आप ध्यान रखें। अब डियर फ्रेंड्स, मैं अब प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करूंगा, जिसे आप अच्छे से यहाँ पर देखें। तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना लिए हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का और दूसरा यूकैरियोटिक सेल का। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम मूव करते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा इस प्रकार है। यह प्राइमेटिव होती है यानी प्राथमिक होती है तथा यह बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा एवं नील हरित शैवाल में पाई जाती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। अब मैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करूं, यह विकसित कोशिका होती है तथा यह प्रोकैरियोट्स को छोड़कर सभी पौधों एवं जंतुओं में पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों यानी प्लांट्स एवं एनिमल्स में पाई जाती है, जिसे ध्यान रखें। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया यह पॉइंट है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली और केंद्रका क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली और केंद्रका उपस्थित होती है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था 2013 के आरआरबी ग्रुप डी में कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका, सेंट्रियोल ये सारे उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में तो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। अब कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वह बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है? नग्न होता है। ठीक है, और डीएनए प्रोटीन के साथ रहता है, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार के होते हैं और इसमें जो राइबोसोम है वो 80 प्रकार के होते हैं, यानी 70 सबयूनिट के होते हैं, जिसमें 50 सबयूनिट और 30S सबयूनिट से मिलकर बने होते हैं और 80S में 60 सबयूनिट और 40 सबयूनिट से मिलकर बने होते हैं। इस पॉइंट को मैं पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दिया था। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक सेल में किसमें होती है? थाइलेकॉइड में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, यानी हरे पौधों में होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मूव करते हैं। श्वसन की क्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है और इसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया
द्वारा संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कह देते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर थोड़ी पोर्शन को कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर से जितने भी 10 ईयर्स में पूछे गए MCQ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के MCQ को डिस्कस करते हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो सब जिसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं। पहला है न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जीवन का भौतिक आधार है वो क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा सी, यानी प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी पुरकिंजे ने, जिसे आप ध्यान रखें, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। वह इस प्रकार है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? जो मैंने पिछली वीडियो में राइबोसोम जो कोशिका का मुख्य भाग है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप बताएं कोशिका में राइबोसोम को क्या कार्य है? इसका जो कार्य है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह इस प्रकार है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य डेड से संबंधित है। किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य मैंने आपको बताया था, वह है आपका श्वसन क्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में का कार्य श्वसन क्रिया से संबंधित है, जिसे आप ध्यान रखें। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किससे किया जाता है? वह किया जाता है आपका DNA द्वारा। किससे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वह होती है आपकी 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? कितने पेयर होते हैं? वह होते हैं आपके 23 पेयर्स, यानी कुल मिलाकर आपके कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी है आपकी? वह है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। हैप्लॉइड में है, क्या है हैप्लॉइड में? सबसे पहला ऑप्शन है अगुणित गुणसूत्र संख्या, छोटे गुणसूत्र, बहुत लंबे गुणसूत्र, आनुवंशिक गुणसूत्र संख्या। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वह हो जाएगा अगुणित गुणसूत्र संख्या, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर। इसमें हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा? अगुणित गुणसूत्र संख्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति से। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। मैंने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो डियर फ्रेंड्स आप ध्यान रखें। मैंने कई बार आपको डिस्कस करा चुका हूँ, तो डियर फ्रेंड्स मैं एक बार आपको और डिस्कस करा देता हूँ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो
प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। और पादप कोशिका में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। और पादप कोशिका में वैक्यूल उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल एब्सेंट होता है, जिसे आप ध्यान रखें। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न हो जाएगी? कोशिका भित्ति के द्वारा, क्योंकि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में भिन्न होती है। तो मैंने आपको यह क्वेश्चन भी डिस्कस कराया था कि जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वह आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? खाली आंख द्वारा? नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा? हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, यानी माइक्रो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किस द्वारा ले जाए जाते हैं? यानी जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जा सकते हैं। वह ले जाए जा सकते हैं क्रोमोसोम द्वारा, यानी गुणसूत्र द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने रेखांकित किया था। यह भी पॉइंट मैं पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा चुका हूं, जिसे आप ध्यान रखें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक उत्तरदायी है? वह है आपकी अंतःप्रद्वी जालिका और राइबोसोम की। प्रोटीन संश्लेषण में इन दोनों की है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतःप्रद्वी जालिका और राइबोसोम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा आपका। प्रोटीन संश्लेषण का नहीं, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण नहीं, गुणसूत्र गुणन नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले? वह किया था आपका खुराना साहब ने। किसने किया था? खुराना साहब ने। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। मिलर ने नहीं, डी वेरिस ने नहीं, केल्विन ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आरएनए के कुछ पार्ट डिस्कस कराए थे, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए। तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? एमआरएनए के द्वारा, यानी मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका आरएनए के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? किस में होता है जी? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह यानी ऊर्जा गृह कहते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं।
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। इसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है, जिसे आप ध्यान रखें। वैसे हमारे मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। जिसमें जो 44 क्रोमोसोम हैं उनको हम ऑटोसोम्स कह देते हैं, जो काई कोशिका में पाए जाते हैं, और जो 2 क्रोमोसोम बचे हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, यानी टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण वह लाल दिखाई देता है? वह है आपका लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर आपका लाल दिखाई देता है। और गाजर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण वह नारंगी दिखाई देती है? तो उसमें पाया जाता है जी आपका कैरोटीन। और चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? वह चुकंदर में पाया जाता है जी आपका विटामिन वर्णक पाया जाता है। ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखें। ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स मतलब इन पॉइंट्स से भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आप ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने कोशिका का मुख्य भाग लाइसोसोम के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, तो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी अनेक मत दिए गए, जिनमें सर्वमान्य है। जिनमें सर्वमान्य कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? देखो मैंने अभी डिस्कस किया था, किसने दिया था? सिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी सेल थ्योरी दी थी। तो कब दी थी? 1838-39 में दी थी। स्वान थे आपके, वो कौन से वैज्ञानिक थे? प्राणी शास्त्री थे, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो आपके वैज्ञानिक हैं एम नॉल एवं ई रस्का ने 1932 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा ए, जिसे आप ध्यान रखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सी होती है आपकी सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। तो आप जिसे ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में होता है, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में होता है, क्या होता है सर? डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट होता है, जिसे आप ध्यान रखें। तो डियर फ्रेंड्स आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मैंने अभी बताया था आपको, गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? आपका कैरोटीन पाया जाता है। अभी टमाटर में डिस्कस किया था, टमाटर में कौन सा पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है। और चुकंदर में कौन सा पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी गाजर में कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स हमने
अब यहाँ सेल एंड सेल स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। आई होप 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगला चैप्टर में एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत का बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगा। यह चैप्टर भी काफ़ी बड़ा होगा जो मैं अच्छे से डिस्कस कराऊँगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स टू ऑल।